प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आज की कुछ अपडेट इस प्रकार से हैं। केंद्र ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि एक नया डेटा संरक्षण विधेयक तैयार है और इसे संसद के मानसून सत्र में पेश किया जाएगा। अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमन ने न्यायमूर्ति के एम जोसेफ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ को यह जानकारी दी। बेंच में जस्टिस अजय रस्तोगी, अनिरुद्ध बोस, ऋषिकेश रॉय और सी.टी. रवि कुमार भी शामिल थे, जिन्होंने सबमिशन पर ध्यान दिया। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने कहा कि अदालत की सुनवाई को विधायी प्रक्रिया से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि विधायी प्रक्रिया जटिल है और इसे फिर से कुछ समितियों को भेजा जा सकता है। शीर्ष अदालत 2 छात्रों कर्मन सिंह सरीन और श्रेया सेठी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने यूजर्स द्वारा साझा किए गए कॉल, फोटो, टेक्स्ट, वीडियो और दस्तावेजों तक पहुंच प्रदान करने के लिए व्हाट्सएप और उसके मूल फेसबुक के बीच हुए अनुबंध को चुनौती दी थी, यह कहते हुए कि यह उनकी निजता और मुक्त अभिव्यक्ति का उल्लंघन है। हमारे पड़ोसी देश म्यांमार के मध्य क्षेत्र में कम से कम 30 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आई है। बता दें कि सैन्य शासन के विरुद्ध में आंदोलनकारियों ने एक कार्यक्रम आयोजित किया था, जिस पर म्यांमार की सेना ने हमला कर दिया। इस विद्रोह में 30 लोगों की मौत हुई है। सांगेंग क्षेत्र के निवासियों का हवाला देते हुए BBC, बर्मीज रेडियो फ्री एशिया और इरावादी समाचार पोर्टल ने बताया कि हमले में नागरिकों सहित 50 लोगों की मौत हो गई। हालांकि समाचार एजेंसी रॉयटर्स की इस मामले में अब तक सत्तारूढ़ सेना के प्रवक्ता से बातचीत नहीं हो पाई है। इससे पहले 14 मार्च को म्यांमार सेना ने एक बौद्ध मठ पर हमला कर 28 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। एक विद्रोही संगठन कारनेनी नेशनलिस्ट डिफेंस फोर्स ने यह दावा किया था। म्यांमार की सेना ने 1 फरवरी 2021 को आंग सांग सू की चुनी हुई सरकार से सत्ता हत्या ली थी। इसके बाद उन्हें और उनके सत्तारूढ़ नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी के शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था। इसके खिलाफ कई विरोध प्रदर्शन हुए और लगभग 2000 से अधिक नागरिकों की मौत हो गई। इस सैन्य कार्रवाई ने देश के अधिकांश हिस्सों में लोगों को हथियार उठाने के लिए मजबूर कर दिया था। 2 साल पहले म्यांमार में सेना ने सरकार पर कब्जा कर लिया था। इसी को लेकर अब संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख एंटोनियो गुतरेस ने म्यांमार के लोगों की लोकतांत्रिक आकांक्षाओं के लिए अपनी आवाज़ उठाई है। उन्होंने म्यांमार के सेनाओं को चेतावनी दी है कि नागरिकों और राजनीतिक नेताओं पर कार्रवाई से सेना के नियोजित चुनाव देश में अस्थिरता को बढ़ा सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि महासचिव म्यांमार में सभी प्रकार की हिंसा की कड़ी निंदा करते हैं, क्योंकि इससे देश के हालत बिगड़ रहे हैं और ये गंभीर क्षेत्रीय प्रभाव को भी बढ़ावा दे रहा है। UNSC में भारत ने पाकिस्तान को कई बार लताड़ लगाई है, लेकिन इस बार पड़ोसी मुल्क के कच्चे चिट्ठे खोलने का काम किया गया है। भारत ने आज UNSC में पाकिस्तान पर परोक्ष रूप से हमला बोलते हुए कहा कि भारत में सीमा पार से अवैध हथियारों की आपूर्ति की जा रही है, जो कि काफ़ी गंभीर संकट बनता जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की राजदूत रुचिरा काम्बोज ने कहा कि कुछ देश आतंकवादियों के साथ मिलीभगत करते हैं और ड्रोन का इस्तेमाल कर अवैध हथियार सीमा पार कर भेजने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा कि यह एक गंभीर चुनौती बनता जा रहा है और उन देशों को उनके गलत कामों के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। बता दें कि कम्बोज रूस की अध्यक्षता संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरे पर आयोजित कार्यक्रम में बोल रही थी। उन्होंने कहा अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन में हथियारों और सैन्य उपकरणों के निर्यात भू राजनीतिक तनाव को बढ़ाते हुए इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। काम्बोज ने पाक पर इशारों में हमला बोलते हुए कहा कि इन खतरों की मात्रा तब कई गुना बढ़ जाती है जब कुछ देश आतंकवादियों के साथ मिलकर मिलीभगत कर लेते हैं। कंबोज ने आगे बोलते हुए कहा कि भारत के संदर्भ में हम ड्रोन का उपयोग करके अवैध हथियारों की सीमा पार आपूर्ति की गंभीर चुनौती का सामना कर रहे हैं, जो कि उन क्षेत्रों के नियंत्रण वाले अधिकारियों के सक्रिय समर्थन के बिना संभव नहीं हो सकता है। बता दें कि भारत के सीमा सुरक्षा बल द्वारा पाक सीमा के पास से कई बार हथियार और ड्रग्स ले जा रहे पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया गया है। सबसे ताज़ा घटना 1 अप्रैल को सामने आई, जब BSF ने कहा कि उसके सैनिकों ने जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एक संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन पर गोलाबारी की। मार्च के मध्य के बाद से ये इस तरह की दूसरी घटना थी। ताइवान के इर्द गिर्द 3 दिन का सैन्य अभ्यास पूरा करने के बाद चीन की सेना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने कहा है कि वह युद्ध के लिए तैयार है। जाहिर है कि उसकी घोषणा ताइवान पर कब्जा करने के उद्देश्य से की गई है, जिसका ऐलान चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी पहले ही कर चुकी है। चीन की सेना ने कहा कि हमारे सैनिक हर समय लड़ाई के लिए तैयार हैं। हम ताइवान की स्वतंत्रता वाली गतिविधि और उसके सहयोग के विदेशी प्रयास को कुचलने के लिए तैयार हैं। चीन ने यह सैन्य अभ्यास ताइवान के राष्ट्रपति साई इन वेन की अमेरिकी यात्रा के विरोध में किया है। पिछले सप्ताह के अंत में वेन के ताइवान लौटने पर अमेरिकी सांसदों के प्रतिनिधिमंडल ने भी ताइपे से उनसे मुलाकात कर अपनी आपसी संबंधों पर चर्चा की थी। इससे पहले अगस्त 2022 में अमेरिकी संसद के प्रतिनिधि सभा सदन की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने ताइवान की यात्रा की थी। उसके भी विरोध में चीनी सेना ने ताइवान के नज़दीक सैन्य अभ्यास किया था। 3 दिन के ताज़ा अभ्यास में चीनी सेना ने ताइवान के आसपास बड़ी संख्या में मिसाइलें दागकर लोकतांत्रिक
द्वीपीय भूभाग पर बस से लोगों को भयभीत करने की कोशिश की, लेकिन उसमें यह विफल रही। ताइवान में जनजीवन सामान्य रहा। इस बीच अमेरिकी नौसेना के 7वें बेड़े ने कहा कि उसका विध्वंसक युद्धपोत USS मिलियस क्षेत्र में मौजूद है। वह हाल ही में दक्षिण चीन सागर से गुजरा है। प्रतिक्रिया में चीन ने कहा कि यह युद्धपोत अवैध रूप से चीन की समुद्री सीमा में घुसा, उसके बाद निकल गया। उसने यह यात्रा चीन की सरकार से अनुमति लिए बिना की। चीन ने अमेरिका को ऐसी हरकतों से बाहर जाने की चेतावनी दी है। PLA ने कहा है कि ताइवान के नज़दीक हुए सैन्य अभ्यास में उसके विमानवाहक युद्धपोत शैनडोंग ने पहली बार हिस्सा लिया। इंटरनेट मीडिया साइट वीबो में पोस्ट वीडियो में विमानवाहक पोत के डेक से लड़ाकू विमानों को उड़ते और उतरते दिखाया गया है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के अनुसार 3 दिनों के सैन्य अभ्यास में चीन के लाखों विमानों की 200 उड़ानें हुई। इनमें से कई उड़ान ताइवान की आकाशीय सीमा के भीतर हुई। सोमवार सुबह 6 बजे चीन के 70 लड़ाकू विमान और 11 युद्धपोत ताइवान के आसपास मौजूद थे। चलिए अब हम बांग्लादेश की बात कर लें। बांग्लादेश की संसद में प्रधानमंत्री शेख हसीना के तल्ख तेवर देखने को मिले। इस दौरान उन्हें न सिर्फ एक अखबार बल्कि अमेरिका तक पर उनकी सरकार को गिराने की कोशिश का आरोप लगाया। हसीना ने कहा कि कल तक जो भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करते थे, आज वही इसका समर्थन करने वालों के पक्ष में खड़े हैं। संसद के सत्र के दौरान हसीना के तेवर देखने वाले थे। उन्होंने इस सत्र में अमेरिका पर जमकर भड़ास निकाली, साथ ही भ्रष्टाचार के मुद्दे पर विपक्ष को जमकर सुनाया। हसीना ने अपने संबोधन में बांग्लादेश के अखबार प्रोथोम एलो का जिक्र किया। उनका कहना था कि अखबार किसी बच्चे को भी 10 टका देकर उससे देश की स्थिति पर झूठ बुलवाता है, वह उसी झूठ को प्रमुखता से छापता है। हसीना के शब्दों में एक 7 साल के बच्चे को 10 टका दिया जाता है, उससे गलत बयान दिए जाते हैं। वह बच्चा पैसा मिलने के बाद कहता है कि उसे मीट और चावल सुनिश्चित करने के लिए आज़ादी चाहिए। अखबार इसके शब्दों को छापता है। प्रथम एलो अंधेरे में गलत काम करता है। हसीना के इस बयान पर सांसदों ने टेबल बजाकर उनका जोश बढ़ाया। हसीना ने इस अखबार को आवामी लीग, लोकतंत्र और देश की जनता का दुश्मन करार दिया। हसीना की माने तो ये लोग देश में कभी स्थिरता नहीं चाहते हैं। उनका कहना था कि जब साल 2007 में देश में आपातकाल लगा तो ये लोग काफ़ी खुश थे। इस आपातकाल के बाद ये लोग अपने लक्ष्यों को हासिल करने में लग गए। इसके बाद PM ने अमेरिका का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस अखबार को ऐसे लोगों का समर्थन मिला है जो कर्ज को आधार बनाकर अपने हित साधना चाहते हैं। यह वह शख्स हैं जो अमेरिका के करीबी है। हसीना का कहना था कि अमेरिका ने कभी भी सवाल नहीं किया कि कैसे ग्रामीण बैंक का MD कानूनी तौर पर सामाजिक व्यवसाय से जुड़े संगठन को आगे बढ़ाता रहा और उसने $मिलियन कमा लिए। कभी भी अमेरिका ने इस पैसे का स्रोत जानने की जहमत नहीं उठाई। हसीना ने कहा कि अमेरिका अटलांटिक के बाहर कभी भी लोकतांत्रिक मानदंडों का पालन नहीं करता है। दूसरे देशों की बात जब होती है तब उसकी लोकतंत्र की परिभाषा बदल जाती है। उन्होंने अपना पुराना सवाल भी दोहराया, कहा कि आखिर अमेरिका क्यों एक सैन्य तानाशाह का समर्थन कर रहा है। अमेरिका लोकतंत्र बांग्लादेश को भाषण तो देता है, लेकिन अपने देश में क्या स्थिति है इसे नज़रअंदाज कर जाता है। इसके बाद हसीना ने कहा कि अमेरिका किसी भी देश में सरकार को गिराने की शक्ति रखता है, और विशेष रूप से मुस्लिम देश में जो इस समय कठिन समय का अनुभव कर रहे हैं। काफ़ी कड़े शब्दों का प्रयोग करते हुए हसीना ने कहा कि अमेरिका लोकतंत्र को ख़त्म करके ऐसी सरकार लाने की कोशिश कर रहा है जिसका लोकतांत्रिक अस्तित्व ही न हो। यह एक अलोकतांत्रिक कदम होगा और इससे देश के कुछ बुद्धिजीवी भी अमेरिका का समर्थन कर रहे हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत की राजधानी क्वेटा में मंगलवार को आतंकवादियों ने पुलिस पर गोलाबारी की। इस फायरिंग में 4 पुलिसकर्मियों की मौत भी हो गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जुहैब मोशीन ने बताया कि क्वेटा के पास कुशलक में सुरक्षा बलों ने आतंकियों की तलाश में मंगलवार सुबह एक तलाशी अभियान शुरू किया था। यह अभियान पुलिस और फ्रंटियर कांस्टेबली के जवानों द्वारा चलाया गया। आतंकवादी कुचलक के एक घर में छिपे हुए थे। जब सुरक्षा बलों ने उस घर को घेरा तो वहां से फायरिंग शुरू हो गई। इस गोलाबारी में 4 पुलिसकर्मियों की भी मौत हो गई। जवाब में पुलिसकर्मियों ने एक आतंकवादी को मार गिराया, वहीं बाकी के आतंकवादी भागने में कामयाब रहे। आतंकवादी के शव को पहचान के लिए क्वेटा अस्पताल ले जाया गया है। हाल के दिनों में बलूचिस्तान प्रांत में सुरक्षा बलों और कानून प्रवर्तन अधिकारियों पर आतंकी हमले में वृद्धि देखी गई है। क्वेटा में सोमवार को पुलिस को निशाने पर लेते हुए 2 अलग अलग हमले किए गए। इन हमलों में कम से कम 4 पुलिसकर्मियों की मौत के साथ 21 लोग घायल हुए थे। रविवार को कुशलक जिले में अनजान हमलावरों ने 2 पुलिस की हत्या कर दी थी, वहीं एक के घायल होने की सूचना मिली थी। यह हमला पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ द्वारा बुलाई गई एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक के बाद की गई। इस बैठक में देश में फैसे आतंकवाद के सभी रूपों को ख़त्म करने के लिए एक अभियान शुरू करने का निर्णय लिया गया था। अमेरिका में सिख समुदाय के प्रतिनिधियों ने सोमवार को भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। यहाँ डेलीगेशन ने वित्त मंत्री से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सिख समुदाय के हितों में उठाए गए कदमों की वजह से अलगाववादी खालिस्तान आंदोलन खात्मे की कगार पर है। डेलीगेशन का नेतृत्व जसदीप सिंह जस्सी और इसके अध्यक्ष कमलजीत सिंह सोनी कर रहे थे। उन्होंने वित्त मंत्री को पारंपरिक सरोपा, फूलों का गुलदस्ता और स्मृति चिन्ह देकर उनका सम्मान किया। बीते 9 वर्षों में सिख समुदाय के लिए उठाए गए कदमों
और सिखों की कई मांगों को लागू करने के लिए डेलीगेशन ने मोदी सरकार की तारीफ की। जस्टिस सिंह ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री के कदमों की वजह से खालिस्तान आंदोलन फुस हो चुका है। उन्होंने कहा कि अब पूरे अमेरिका में कुछ कुछ खालिस्तानियों को छोड़कर कुछ नहीं बचा है। इनकी वजह से ही सिख समुदाय को खराब नाम मिलता है। डेलीगेशन ने कहा कि सिख समुदाय राष्ट्रवादी है, अखंड भारत के साथ खड़ा है और सिखों से जुड़े सभी मुद्दे भारत के संविधान के तहत ही हल होंगे। जस्टिस सिंह ने वित्त मंत्री से अनुरोध किया कि वह पंजाब में वर्षों तक उग्रवादी गतिविधियों की वजह से चढ़े बड़े कर्ज को माफ़ कर दे और उसे एक एंटरप्राइज जोन घोषित कर दे, जहां उद्योगों द्वारा निवेश को बढ़ावा दिया जा सके, जिससे पंजाब के युवाओं को एक अच्छा भविष्य मिले। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में सुरक्षा बलों ने लश्कर तैयबा के 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक महिला भी शामिल है। पुलिस ने मंगलवार को बताया कि गिरफ्तार किए गए आतंकवादियों के खुलासे पर हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। पुलिस ने बताया कि विश्वसनीय सूचना के आधार पर बारामूला पुलिस सेना 29 राष्ट्रीय राइफल्स और सशस्त्र सीमा बल की 2री बटालियन के संयुक्त बलों ने पट्टन इलाके में इस आतंकवादी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया। उन्होंने बताया कि लश्कर के गिरफ्तार आतंकवादियों की पहचान पार मोहल्ला पट्टन निवासी फारूक अहमद पारा और चिकीपोरा सोपोर निवासी सायम बशीर के रूप में की गई है। आतंकवादियों के पास एक पिस्तौल की 2 मैगजीनें, पिस्तौल के 5 राउंड, 5 आईईडी और करीब 2 किलोग्राम का एक रिमोट कंट्रोल 40 शक्तिशाली विस्फोट बरामद किया गया है। उन्होंने बताया कि पूछताछ में गिरफ्तार किए गए आतंकवादियों ने खुलासा किया कि वे दोनों भूषण पट्टन के एक सक्रिय लश्कर आतंकवादी आबिद कयूम लोन के सहयोगी के रूप में काम कर रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।